गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त इराक की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। जे.के. त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत वो हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और जेद्दा से हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार माने जाते हैं। सबसे पहले दाऊदी साहब मैं आपके पास ही आऊंगा। ये जो हालात इराक के इस वक्त नजर आ रहे हैं, सिविल वॉर जैसे हालात नजर आ रहे हैं, ये किस तरफ आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं और क्या मुक्तदा अल सदर से कुछ उम्मीद की जाए कि वो इस हालात को संभालने की कोई कोशिश करेंगे? फिलहाल तो उनके सपोर्टर्स इस वक्त हाथों में AK-47 AK-56 लिए हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं। समीर भाई, जो हालात अभी दिख रहे हैं और कल से जो हमने इस पे नजर लगा के रखी हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हालात तो बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। चाहे लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अल सदर की बात करें या उनके समर्थकों की बात करें, अराजकता तो पूरी तरह से फैली हुई है वहां पे। अब वैसे हालात में मैं आपको बताऊं कि जाहिर है ये श्रीलंका पार्ट 2 और श्रीलंका से कहीं ना कहीं हम जो विजुअल्स हैं उसको कंपेयर तो कर ही सकते हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी कई ऐसे विजुअल्स आए थे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि यहाँ के हालात थोड़े से मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है कि श्रीलंका के अंदर जो फाइनेंशियल इशूज थे या जो वहाँ के हालात थे वो पूरी तरह से डिपेंडेंसी थी दुनिया पे उनकी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद और जिस तरह से फूड ग्रेन्स के मसाइल हुए, दूसरे चैलेंजेस हुए पैंडेमिक के बाद, तो इराक के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी लोगों की। अब ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ के हालात और बिगड़ते हुए नज़र आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़े चिंता का विषय है और इस इलाके के लिए भी। और खास तौर से रमीज साहब, इस पर तो पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी को लेकर ये चिंताजनक स्थिति जरूर है। लेकिन इस हालात को देखते हुए आखिर कौन इस पर काबू पाने को लेकर फैसला लेगा? क्योंकि हकीकत तो यह है कि पिछले 10 महीने में ना तो कोई स्थायी पीएम है, ना कोई मंत्रिमंडल है, ना कोई सरकार है। तो कौन ऐसे में स्थिति को लेकर काबू करने की कोशिश करेगा और कब तक ऐसी स्थिति जारी रह सकती है, इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, इसको लेके एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जो लीडर्स वहां पे खुद हैं, अभी जैसे अल सदर ने खुद ही कह दिया कि वो क्विट कर रहे हैं, या फिर जो उसके समर्थक हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप संयम रखें और इस तरीके की चीज़ों में नहीं जाएं और अराजकता नहीं फैलाएं। लेकिन ये सब कहने की बातें एक जगह पे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो होती है, जो ज़मीन पे दिखती है, वो दूसरी होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो एम्बेसीज हैं, जो दूसरे लोग हैं, खासतौर से आप कुवैत जो नेबरिंग कंट्री है, खुद हिंदुस्तान और अमेरिका, वो तमाम लोग भी अब धीरे धीरे वहाँ के एम्बेसीज से अपने लोगों को हटाने की तैयारी में लग गए। तो इससे आपको अंदाजा ये लगता है कि कोई भी इस चीज को वहां पे बैलेंस करने के लिए या उसको बिल्कुल, क्योंकि जो माहौल अभी बना हुआ है, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, अराजक माहौल है। और इस बीच जिस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़क पर वेपन्स के साथ मौजूद हैं, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्योंकि बड़ी खबर यह भी है कि इस हिंसा में अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अल सदर के समर्थकों की सुरक्षा बलों से खूनी झड़प को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा में 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बगदाद की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग की ये तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। They're chanting against the selection of a nominee for Prime Minister by एक तरफ जहां प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर की ये तस्वीरें, लोगों का हुजूम, पूरी तरीके से लोग प्रदर्शनकारी कब्जा कर चुके हैं। वहीं बाहर की तस्वीर चिंता इस बात को लेकर बढ़ा रही है, क्योंकि देर रात की जो तस्वीरें आई उसमें जगह जगह आगजनी की गई, फायरिंग होती रही। तो अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और प्रदर्शन जारी है। हथियार लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर है। आइए इराक की अब तक की हिंसा की डिटेल पर नजर डालते हैं, आपको संख्या बताते हैं। इराक में अल सदर समर्थकों की सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प अभी भी जारी है, ये अपडेट है। हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसकी प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी अल सदर समर्थक घुस गए हैं। जो इराकी प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां भी समर्थक घुसे हुए हैं और हालात को देखते हुए
अल सदर ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। अल सदर ने हिंसा रोकने और हथियारों का इस्तेमाल ना करने को कहा है कि अब हथियार का इस्तेमाल मत करिए, जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा रोकने तक भूख हड़ताल पर अल सदर रहेंगे, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। सुरभि, शायद अल सदर को यह लगता है कि ऐसा आह्वान कि अगर वो भूख हड़ताल पर जाते हैं तो शायद जो समर्थक हैं वो रुक जाएं और ये हिंसा रुक जाए, इराक में हालात थोड़े तो ठीक हो। लेकिन इस बीच जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसके तहत अल सदर के हर कदम पर समर्थकों की नजर तो है, लेकिन अब समर्थक जिस तरीके से उग्र होते जा रहे हैं, माहौल बिगड़ता जा रहा है। अपूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बीच जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं निवर्तमान पीएम मुस्तफा अल कदमी जिस तरीके से देश चला रहे हैं, उनका मैसेज कुछ असर नहीं करेगा। जरूरी है खुद इस बीच धर्मगुरु का सामने आना, लोगों को संदेश देना, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है सुरभि कि ये आए, ये साफ साफ शब्दों में कहें, हड़ताल या भूख हड़ताल या अनशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास। ये साफ साफ शब्दों में अपने समर्थकों को कहें कि हिंसा आप बंद कीजिए, हथियार तुरंत रखिए। यहाँ देखिए, यहाँ स्थिति श्रीलंका से नहीं तुलना की जा सकती, जैसे कि पहले के स्पीकर ने कहा है। श्रीलंका में निहत्थी जनता थी, वो एक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। यहाँ पर निहत्थी जनता नहीं, यहाँ पर इंट्रा पार्टी राइवलरी हो रही है। यहाँ पे पार्टी जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, उसको सरकार नहीं बनाने दिया जा रहा है और आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही। तो ये गृह युद्ध की तरह समानता सिर्फ ये, लेकिन त्रिपाठी साहब, सरकार बनाने दिया जा नहीं रहा है ये कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे पीछे हैं अल सदर। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त इराक की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभरे हैं, सबसे ज्यादा उन्हें जन समर्थन हासिल है और जो जनादेश है वो उनके पक्ष में है। लेकिन जो जरूरी आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, वो उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। चतुर्वेदी साहब, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? और अचानक लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि इतने सारे समर्थक कैसे संसद तक पहुंच गए, संसद के अंदर घुस गए? 10 महीने से तो वो संसद के बाहर ही इकट्ठा थे, लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी था। और जो बाकी पार्टियां हैं वो तो ईरान के रुख का सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं, तो उनसे समर्थन ले भी कैसे मुक्तदा अल सदर? ये भी समस्या है, होगा क्या? समीर, आप सही कह रहे हैं कि ये एक ऐसी समस्या है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इराक एक ऐसा देश है जहाँ पे इस तरह की, मैं समझता हूँ, जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कभी भी डेवलप नहीं हुआ। और उसी के कारणवश आज नॉट ओनली पार्टीज का, इवन विद इन द सेक्ट्स, शिया के बीच में, ये अल सदर भी शिया है, इराक एक शिया मेजॉरिटी स्टेट है, उसके बावजूद आपस में लड़ रहे हैं। और इस सब के बावजूद अगर देखें, जब भी आप किसी निर्णय को पोस्टपोन करते जाएंगे जो प्रजातंत्र को मजबूत करेगा, तब ऐसी होगी। ये सिमरिंग थी, ये करीब 1 साल से सिमर कर रहा था। आपने जिसको किसी को बहुमत नहीं मिला, संयुक्त सरकार बनाने में सदरी साहब ने मना कर दिया, सदर साहब ने, और उसके बाद या तो दोबारा इलेक्शन कराए जाने चाहिए थे या इस तरह का कोई प्रबंधन करना चाहिए था जिसमें कि सही सरकार बनती। वो नहीं हुआ। सही बात है, वो हुआ नहीं। और अब मुक्तदा अल सदर ने जिस तरह से संन्यास का ऐलान कर दिया है, उनके समर्थकों को यह लग रहा है कि अब अल सदर कभी सरकार बना ही नहीं पाएंगे, वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो एक तरह से उनको ऐसा लगता है कि उनका जो आका है, राजनीतिक आका है, वो अब देश में तमाम फैसलों में अहम भूमिका नहीं निभा पाएगा और इस वजह से वो सड़कों पर उतर आए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।